Hello everyone. So let's begin with part 2 of Central State Relations of chapter number 14. Okay, till now we have covered the part 1. So we have almost done half of the portion and rest of the portions we will see in this video. Okay, so let's first see the trend in Central State Relations. Okay, अगर 1967 तक की बात करें, ठीक, तो जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन था काफ़ी स्मूथली रन कर रहा था। रीजन ये था कि जो सेंटर में पार्टी थी वही पार्टी मैक्सिमम स्टेट में थी। ठीक है, सो अदर स्टेट बेसिकली नॉट टेकिंग एनी ऑब्जेक्शंस बिकॉज दे हैव द सेम पार्टी विद इन द सेंटर विच दे हैव इन द स्टेट। ओके, in 1967 elections, the Congress party was defeated in 9 states and its position at the center became weak. But in 1967 elections, okay, कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ कि 9 स्टेट में डिफीट इसकी हो गई। ठीक, इसीलिए इसकी जो सेंटर में पोजीशन थी वीक हो गई। अब सेंटर में पोजीशन वीक कैसे होगी कि भाई जो ये रीजनल स्टेट मतलब जो दूसरे स्टेट हैं उसमें कांग्रेस के अपोजिशन वाली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑब्जेक्शन लेगी। ठीक है, वो स्मूथली फंक्शन करने नहीं देगी। ठीक, मतलब देर विल बी अ टसल। ओके, एंड व्हेन देयर विल बी अ टसल्स ऑफ कोर्स there will be some hurdle within the smooth functioning of the government. Okay, so this changed the political scenario, herald a new era in the central state relationship. 1967 के बाद ऐसा माना जाता है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो इससे पहले चल रहा था वो चेंज हुआ। ठीक है, और कुछ नए ट्विस्ट है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में। The non-Congress government in the state opposed the increasing centralizations and intervention of the central government. जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी अदर स्टेट में उसने कहीं ना कहीं जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा था ना, यू कैन सी दिस सेंट्रलाइजेशन अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ओके, सो कहीं ना कहीं इन जो अपोजिट जो स्टेट जिसमें कांग्रेस के अपोजिशन में जो गवर्नमेंट बनी थी तो वो सेंट्रलाइजेशन का विरोध कर रही थी। ठीक है, दे रेज द इशू ऑफ द स्टेट ऑटोनॉमी एंड डिमांडेड मोर पावर्स। उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि भैया स्टेट को थोड़ा और ऑटोनॉमी दीजिए और हमें थोड़ा ज़्यादा पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट कीजिए ताकि हम भी अपने मनमर्जी से अच्छे तरीके से काम कर सकें। ठीक, दिस कॉज टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। इस वजह से जो सेंट्रल स्टेट में रिलेशन था ना उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए और एक नया एरा जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का था वो स्टार्ट हुआ। टेंशन एरिया इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात करेंगे, कौन कौन से एरिया में जनरली टेंशन होते थे। ठीक, तो पहला तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर। हम जानते हैं कि गवर्नर एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर विद इन द स्टेट। ओके, तो एजेंट होता है इस सेंटर का स्टेट में गवर्नर, तो उसका जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है ना वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक, स्टेट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है इसमें, बस एक ऐसा माना जाता है कि भाई चीफ मिनिस्टर जो है ना उसकी भी एक बार राय ली जाए गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया स्टेट को गवर्नर के अपॉइंटमेंट में। इसीलिए जिस तरह से गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा था उसको लेके अदर स्टेट में कहीं ना कहीं एक इशू उनके दिमाग में चल रहा था कि भैया ये ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीशन रूल ऑफ गवर्नर्स। गवर्नर का जो रूल है ना काफ़ी बेग सा है। ठीक है, मतलब वो चाहे तो स्टेट की हर एक बिल को प्रेसिडेंट के पास रख सकता है रिजर्व करने में। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सेंटर हैव देयर डिफरेंट गवर्नमेंट एंड स्टेट हैव अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट। तो हो सकता है कि गवर्नर किसी बिल को पास ही ना होने दे, वो प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के लिए रख दे और प्रेसिडेंट फाइनली किसके एडवाइस पे काम करेगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो यही डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीशन रूल जो गवर्नर का है वो भी कहीं ना कहीं रीजन था सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में टेंशन का। ओके, उसके बाद इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल फॉर पार्टीशन इंटरेस्ट। ओके, प्रेसिडेंट रूल्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते थे कि भैया अपोजिशन गवर्नमेंट है दूसरे स्टेट में, सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंट रूल कि भैया कोई डायरेक्शन दिया सेंटर ने स्टेट ने डिनाई किया मानने से, जो कि हम आर्टिकल 365 और 355 में देखते भी हैं। ठीक है, मना किया, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। ठीक, तो ये सारे जो प्रेसिडेंट रूल भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का जो रूल था ना वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन था। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन द स्टेट टू मेंटेन लैंड ऑर्डर। ओके, समटाइम्स विद इन द पब्लिक इंटरेस्ट इट इज़ नेसेसरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय द सेंट्रल फोर्सेस विद इन द स्टेट। अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल देखना चाहें तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जब हुआ सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ एम्प्लॉय हुए थे। ठीक है,
तो सेंट्रल फोर्सेज जब स्टेट में एम्प्लॉय हो जाती है उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं जो स्टेट की जो ऑटोनॉमी है ना उसको इम्पैक्ट करता है। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, हमने ऊपर देखा कि गवर्नर चाहे तो रिजर्व कर सकता है कोई स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल एलोकेशन टू स्टेट, ठीक, जैसे जो फाइनेंशियल एलोकेशन होता है ना स्टेट में, जिसे हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन बोलें। एक तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि भैया सेंटर जो उसके पास पैसे हैं उसको स्टेट को देगा, उसके बाद स्टेट के बीच में उस पैसे का बंटवारा होगा, तो जो स्टेट के बीच में पैसे का बंटवारा होगा उसे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो फाइनेंशियल एलोकेशन हो रहा था ना स्टेट में, तो भैया जो जिसकी गवर्नमेंट सेंटर में है और स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट है, तो उनको कहीं ना कहीं पार्शियलिटी थोड़ी सी होती थी, ठीक। यही रीजन है डिस्क्रिमिनेटिंग फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट वाला मैटर, ठीक। उसके बाद रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन अप्रूविंग स्टेट प्रोजेक्ट, जो प्लानिंग कमीशन था ना वो कहीं ना कहीं जो स्टेट प्रोजेक्ट थे ना उसको अप्रूव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक। बट नीति आयोग के द्वारा 2015 में इसे रिप्लेस कर दिया गया, हम जानते। उसी तरीके से जो मैनेजमेंट है ऑल इंडिया सर्विसेज का, उसको भी लेके सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पस, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली अगर हम देखें ना तो ऐसा लोग मानते हैं कि भैया जो मीडिया है वो निष्पक्ष नहीं है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है स्पेशली, तो ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं टसल के पीछे का रीजन है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, ठीक, इंक्वायरी कमीशन भाई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अपॉइंटमेंट जो होता है, ठीक है, उसका भी कहीं ना कहीं जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसको इम्पैक्ट करता है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ फाइनेंस की बात करें सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो भी रीजन है। इंक्रोचमेंट बाय द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट, कुछ केसेस में जैसे हमने 5 केसेस एक तो पढ़े थे, ठीक, कि जहाँ पे सेंटर क्या है वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकता है। राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जब रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द स्टेट, ठीक, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना भैया सेंटर डिज़ाइन करेगी। इस स्कीम में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि स्टेट को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सर्टेन परसेंटेज बजट का, ठीक है, स्कीम के। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है। उसके बाद मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द सेंट्रल एजेंसी लाइक सीबीईडी, ठीक है, सीबीआई ईडी का मिसयूज होता है, ठीक। तो द इशू इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन हैव बीन अंडर कंसिडरेशन सिंस मिड 1960 इन दिस डायरेक्शंस फॉलोइंग डेवलपमेंट हैव टेक प्लेस, ओके। अब देखो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो कुछ कमीशन या कमेटी बनी जिन्होंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे अपना सुझाव दिया है, ठीक है, उसको भी हम बारी बारी देखते हैं, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट विथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बेसिकली, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पहला है, ठीक। अब देखो जो हमने ऊपर इशू पढ़े ना, इन्हीं को सुझाने के लिए ये जो डिफरेंट कमीशन या कमेटी बनी है ये रिकमेंड करेंगे कि हाँ भैया ये नहीं ये करो, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 6 मेंबर की एक फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में बनाया, ठीक है। इसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई, ठीक है। उसके बाद के हनुमंतैया थे। इट टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्लूड अमंग अदर्स द एग्जामिनेशन ऑफ, देखो इसका भी काम क्या था कि भैया सेंट्रल स्टेट रिलेशन को एग्जामिन करो, ठीक। In order to examine thoroughly the various issues in the central state relations, Administrative Reform Commission constituted a study team under MC सेतलवाद, ठीक है। तो इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था इसने एक स्टडी टीम बनाई, किसके अंदर MC सेतलवाद, कि भैया आप एक बार अच्छे से स्टडी करो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ दिस टीम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन फाइनलाइज इट्स ऑन रिपोर्ट्स, ठीक है। ये जो टीम बनाई थी फिर इसने अपनी रिपोर्ट दी, उसी के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था उसने अपनी एक फाइनल रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की 1969 में, ओके। इसने कुल 22 रिकमेंडेशन दिए ताकि सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो सके। पहला था जिसमें कि आप एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। उसके बाद किसी ऐसे आदमी को अपॉइंट करो, ठीक है, एज अ गवर्नर जिसको कहीं ना कहीं लॉन्ग एक्सपीरियंस हो पब्लिक लाइफ में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड उसका एटीट्यूड कैसा हो, नॉन पार्टीशन टाइप का हो, मतलब वो टिल्टेड ना हो सेंटर की तरफ। उसके बाद जो डेलीगेशन ऑफ पावर है ना
उसे सेंटर को दीजिए, ठीक है। पावर जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू मैक्सिमम एक्सटेंट टू द सेंटर, ठीक है। पावर जो है सेंटर को दीजिए, अब डेलीगेट कीजिए ताकि वो फ्रिक्वेंटली अपना ऑटोनॉमस रूप से वर्क कर सके। उसके बाद ट्रांसफरिंग ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी अपॉन द सेंटर, ठीक भैया। आप और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना वो स्टेट को ट्रांसफ़र करो ताकि वो सेंटर पे डिपेंडेंट ना रहे, ठीक। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्स इन द स्टेट आइदर ऑन देयर रिक्वेस्ट और अदरवाइज। जो सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है स्टेट में ना वो कहीं ना कहीं उनके रिक्वेस्ट पे ही आप करो, ठीक। सो नो एक्शन वाज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट टोटली इग्नोर द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। उसके बाद आती है हमारी राजमन्नार कमेटी, ठीक है। कब फॉर्म होती है? 1969 में। तमिलनाडु डीएमके जो गवर्नमेंट होती है वो 3 मेंबर की कमेटी इस्टेब्लिश करती है। किसके चेयरमैनशिप पे? तो डॉक्टर पीबी राजमन्नार, ठीक है। काम क्या है कि भैया आप भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन को स्टडी करो और उसके बाद कुछ मेजर सजेस्ट करो ताकि स्मूथली बनाया जा सके सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को, ठीक। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तमिलनाडु गवर्नमेंट को 1971 में, ठीक है। 2 साल स्टडी करने के बाद फिर कमेटी ने ना कुछ रीजन आइडेंटिफाई किए, ठीक, कि भैया ये रीजन है जिसकी वजह से जो यूनिटरी ट्रेंड्स है ना चल रहा है, मतलब जो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है कंट्री में वो बढ़ रही है, ठीक है। कौन कौन से इसने रीजन दिए कि जो कुछ प्रोविजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुछ स्पेशल पावर देते हैं सेंटर को, ठीक है। पहला तो ये है सेंट्रलाइजेशन के पीछे का रीजन। दूसरा है कि जब सेंट्रल स्टेट में एक ही पार्टी का रूल हो तब सेंट्रलाइजेशन के चांस ज़्यादा है। उसके बाद इनएडिक्वेसी ऑफ द स्टेट फिजिकल रिसोर्सेज। भाई जो स्टेट के फिजिकल मतलब खुद के रिसोर्सेज है ना, पैसे वैसे, वो कहीं ना कहीं सेंटर पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, ये भी कहीं ना कहीं ओवर सेंट्रलाइजेशन के पीछे का रीजन है। उसके बाद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन था ना उसके रोल काफ़ी डिबेटेबल माना जाता था, ठीक है। तो ये था, ये कुछ रीजन इन्होंने बताया, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि अगर ये करें तो थोड़ा ज़्यादा स्मूथली सेंटर स्टेट रिलेशन रन कर सकता है। जैसे कि एक इंटर स्टेट काउंसिल आप सेटअप करो इमिडिएटली, ये तो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी कहा था, ठीक है। फाइनेंस कमीशन एक परमानेंट बॉडी बना दो। फाइनेंस कमीशन फिजिकल फेडरलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी के रिकमेंडेशन से जो फिजिकल रिसोर्स का लोकेशन है ना बिटवीन सेंट्रल स्टेट, इसी के रिकमेंडेशन से रन होता है, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा कि आप फाइनेंस कमीशन को एज ए परमानेंट बॉडी सेटअप करो। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि प्लानिंग जो कमीशन है ना उसको डिसबैंड कर दीजिए और इसकी जगह पे एक स्टेचुटरी बॉडी आप इस्टेब्लिश कीजिए, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 356, 357, 365 के ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चन उठाए और कहे कि इसको आप टोटली ओमिट कर दीजिए। 356 प्रेसिडेंट रूल, 365 रीजन क्या है कि किस बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक। ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद द प्रोविजन दैट द स्टेट मिनिस्ट्री होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट शुड बी एमिटेड। देखो स्टेट मिनिस्ट्री गवर्नर के प्लेजर पे ही ऑफिस होल्ड करेगी। जो ये प्रोविज़न था ना इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करो। गवर्नर नहीं तो मनमानी करेगा और वो सेंटर का एजेंट है तो सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा। उसके बाद जो कुछ सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है ना और जो कॉन्करेंट लिस्ट में है उसको आप स्टेट लिस्ट को ट्रांसफ़र करो, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो रेजिडरी पावर सेंटर के पास है ना उसको स्टेट को दे दो और जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसको एबॉलिश कर दो। अब जाहिर सी बात है कि काफ़ी प्रैक्टिकल ये नहीं लगते हैं सारे प्रोविज़न, तो गवर्नर ने इसे भी कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। उसके बाद आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन होता है, नाम से ही पता चल रहा है पंजाब में कुछ होगा। तो 1973 में अकाली दल ने यह रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, ठीक है। इन्होंने कुछ अपनी पॉलिटिकल और रिलीजियस डिमांड रखी, ठीक। इन्होंने क्या कहा कि जो सेंटर का जुडिक्शन है ना वो लिमिट थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में होना चाहिए। जैसे कि इसकी जो जुडिक्शन है ना उसको लिमिट करना चाहिए किस पे? डिफेंस पे, फॉरेन अफेयर्स पे, कम्युनिकेशन पे, करेंसी पे, ठीक है। और जो रेजिडरी पावर है ना सारी रेजिडरी पावर स्टेट को दे दो, ठीक है। इट स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड फेडरल इन द रियल सेंस एंड शुड ensure equal authority and representation to all state at the center, ओके। इन्होंने कहा कि जो फेडरल है ना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको टोटली फेडरल बना देते हैं, ठीक है, जिसमें स्टेट और
सेंटर की इक्वल अथॉरिटी हो। जाहिर सी बात है ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है, ना ही हुआ, गवर्नमेंट ने इसे भी इनको इग्नोर किया। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, ठीक है। 1977 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उस टाइम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो उसने अपने एक मेमोरेंडम सबमिट किए सेंटर को। उसने क्या कहा कि स्टेट रिलेशन एंड सेंट इट टू द सेंटर, ठीक है। इसने क्या कहा कि जो यूनियन वर्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हटा के फेडरल कर दो आप, ठीक। दूसरा इसने क्या कहा कि जो सेंटर का जुडिक्शन है ना, उसको लिमिट करो, किस पे, डिफेंस पे, फॉरेन अफेयर्स पे, करेंसी कम्युनिकेशन पे एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन पे, ठीक। ऊपर भी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में भी हमने देखा यही बात थी। ऑल अदर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रेजिडरी शुड बी वेस्टेड इन द स्टेट। जो भी सब्जेक्ट है ना, रेजिडरी सब्जेक्ट जो हैं, सारे रेजिडरी सब्जेक्ट आप स्टेट को दे दो। उसके बाद जो आर्टिकल 356 एंड 357 प्रेसिडेंट रूल एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली चीज़ें थी, उसको आप ख़त्म कर दो, ठीक है। उसके बाद स्टेट का कंसेंट आप लो, ठीक है, कि अगर आप नए स्टेट को बनाते हो या स्टेट का कोई रिऑर्गेनाइजेशन करते हो अंडर आर्टिकल 2-3, तो आप क्या करोगे, आप स्टेट का कंसेंट लो पहले, ठीक है। उसके बाद जो भी टोटल रेवेन्यू रेस किए जाते हैं, ठीक है, उसका 75% आप स्टेट को दो। मतलब आप अगर 100 रुपीज़, इफ यू अर्न द 100 रुपीज़ बाय एनी वे लाइक टैक्सेस आर एनी अदर मेथड्स, then you have need to allocate at least 75% to the state government. Of course it's not look very practical, because the state have the lot of responsibility, okay. They have the fulfill the requirement of defense and communications and many other things to maintain foreign relations, so of course it is not very practical and genuine, okay. उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि राज्यसभा शुड हैव इक्वल पावर विद दैट ऑफ द लोकसभा। इन्होंने क्या बोला कि जो राज्यसभा है ना, टिल नाउ वी आर सीइंग दैट राज्यसभा हैज कंपेरेटिवली लोअर पोजीशन इन कंपेयर टू लोकसभा, एंड ऑफ कोर्स इट इज आल्सो नेसेसरी बिकॉज द लोकसभा इज डायरेक्टली रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल्स, while the Rajya Sabha is representing what, the federal structure within the parliament, okay. So of course Lok Sabha needed a bit more power, इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि भाई दोनों को इक्वल पावर कर दो। of course it not seems very genuine। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये है ना ऑल इंडिया सर्विसेज आपने बनाया है, इसको रिपील करो, ठीक, केवल सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज को ही रखो। तो हम पढ़ के पता चल रहा है कि भैया बहुत प्रैक्टिकल नहीं था, गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, टोटली इग्नोर। उसके बाद आता है सरकारिया कमीशन, ये इम्पो है, ठीक है। 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक 3 मेंबर की सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे कमेटी बनाती है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ RS सरकारिया, ठीक है। कौन थे, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। कमीशन ने क्या कहा, कमीशन ने बेसिकली कमीशन को कहा गया कि भैया आप एग्जामिन करो एक बार और रिव्यू करो जो अभी प्रेजेंट का सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है ना उसको, और आप कुछ अप्रोप्रिएट मेजर रिकमेंड करो ताकि इसको फर्दर स्मूथली बनाया जा सके। इसने क्या किया, 1988 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक। कमीशन डिड नॉट फेवर स्ट्रक्चर चेंज एंड रिगार्डेड एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट एंड प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशंस बेसिकली साउंड्स। कमीशन ने क्या कहा, इसने कोई स्ट्रक्चर पे सवाल नहीं उठाया, इसने कहा कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है ना वो फाइन है, अच्छे से वर्क भी कर रहा है, ठीक है। बट लेकिन इसने क्या कहा कि कुछ चेंजेस करने की हमें ज़रूरत है ताकि हम स्मूथली फंक्शन सेंट्रल स्टेट रिलेशन को रन करवा सकें, ठीक है। इट ऑब्जर्व दैट फेडरलिज्म इज मोर ए फंक्शनल अरेंजमेंट फॉर कोऑपरेटिव एक्शन देन द स्टेटिक इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो फेडरलिज्म है ना वो कहीं ना कहीं एक फंक्शनल अरेंजमेंट है इंस्टीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ठीक। केवल ये इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये सेंटर का हो गया, स्टेट का हो गया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक फंक्शनल अरेंजमेंट है, ठीक, कि आप दोनों कॉपरेट करके जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन को मेंटेन रखिए। इट आउटराइटली रिजेक्टेड द डिमांड फॉर कर्टेलिंग द पावर ऑफ सेंट्रल स्टेट दैट ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज एसेंशियल। इन्होंने क्या कहा कि भैया हम सेंटर के पावर को कर्टेल करने का सुझाव नहीं देंगे बिकॉज द स्ट्रॉन्ग सेंटर इज वेरी इसेंशियल्स ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक एक्सटर्नल वॉर, एग्रेशन एक्सेट्रा, ओके। सो द प्रोविजन दैट द सेंटर हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस इज फाइन, ओके। तो इन्होंने ये बात बोली। हाउएवर इट डिड नॉट इक्वेट स्ट्रॉन्ग सेंटर विद सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। हालांकि इन्होंने सेंटर को स्ट्रॉन्ग मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के थ्रू अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा बोला। इट ऑब्जर्व दैट ओवर सेंट्रलाइजेशन लेड टू द ब्लड प्रेशर एट द सेंटर एंड एनीमिया एट द
पेरिफेरी। इन्होंने क्या कहा कि भैया अगर ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाता है ना तो कहीं ना कहीं ये ब्लड प्रेशर सेंटर में क्रिएट करेगा और एनीमिया पेरिफेरी में रहेगा। ठीक, उसके बाद 247 रिकमेंडेशन इन्होंने दिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, इन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली लगभग सभी ने ये रिकमेंड किया। आर्टिकल 263 के अंदर कहा कि एक इंटर स्टेट काउंसिल आप इस्टेब्लिश करो। आर्टिकल 365 के 356 के बारे में इन्होंने क्या कहा कि भैया आप इसको बहुत ओकेजनली, जब बहुत एक्सट्रीम केस हो तभी यूज करो, मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूज करो, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी सजेस्ट किया था। ठीक है, तो आप बहुत फ्रिक्वेंटली प्रेसिडेंट रूल को यूज ना करो क्योंकि ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को हैम्पर करता है। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि जो आज इंडिया सर्विसेज है ना उसे और स्ट्रेंथन करना चाहिए और भी ऐसी सर्विसेज क्रिएट करनी चाहिए। ठीक ठीक, तो इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो रेजिडरी पावर है ना, जो टैक्सेशन का रेजिडरी पावर है वो पार्लियामेंट के ही पास रहना चाहिए। ठीक, जबकि अदर रेजिडरी पावर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आप डाल दीजिए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि व्हेन प्रेसिडेंट विथहोल्ड, देखो अगर कोई स्टेट बिल पे प्रेसिडेंट अपना असेंट विथहोल्ड कर लेता है, ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं रीजन देना पड़ेगा कि भैया क्या रीजन है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंधी आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बिल को विथहोल्ड कर लेते हो, आपको रीजन कम्युनिकेट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया ये चीज़ें सही नहीं है, इस वजह से हमने आपके जो बिल को विथहोल्ड कर रखा है। उसके बाद इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कहा कि इसको रिनेम करके और रिकॉन्स्टिट्यूट करो एज ए नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो जोनल काउंसिल है ना उसको फ्रेशली कॉन्स्टिट्यूट करो। ठीक, और रीएक्टिवेट करो ताकि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा सके। ठीक, उसके बाद सेंटर शुड हैव पावर टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्सेस। इस सेंटर जो है ना उसको ये पावर रहना चाहिए कि वो अपने आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सके बिना स्टेट के कंसेंट के। ठीक है, लेकिन ऐसा हो तो अच्छा है कि स्टेट की कंसल्टेशन ली जाए। ठीक है, सेंटर के पास पावर रहे कि ऑफ कोर्स बिना स्टेट के कंसल्टेशन के आर्म फोर्सेस को एम्प्लॉय कर बेसिकली डिप्लॉय कर सके उस स्टेट में, बट अगर कंसेंट ले ले तो ज़्यादा बेटर है, ऐसा डिजायरेबल इन्होंने बताया। ठीक है, द सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, ये जो सेंटर है ना उसको कहीं ना कहीं स्टेट की कंसेंट लेनी चाहिए अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर कोई लॉ बनाता है। ठीक, इन्होंने ये भी कहा कि द प्रोसीजर ऑफ द कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शुड बी प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जो प्रोसीजर है ना कि भैया आप गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करेंगे, वो ऐसे किसी अलग तरीके से रूल में नहीं होना चाहिए बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे इसको मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा जो नेट प्रोसीजर है ना कॉर्पोरेशन टैक्सेशन का, ठीक, उसको स्टेट के साथ शेयर करना चाहिए। द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो लॉन्ग एट इट्स कमांड, कि गवर्नर भैया मनमाने तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर देगा जब तक कि वो मेजोरिटी कमांड करती है विद इन द असेंबली। गवर्नर्स टर्म ऑफ 5 years इन द स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजंस। गवर्नर का जो टर्म है 5 years का स्टेट में उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो इम्पार्शली फंक्शन कर सके। नो कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेट अप अगेंस्ट द स्टेट मिनिस्टर अनलेस अ डिमांड इज मेड बाय द पार्लियामेंट। ओके, कि भैया कोई भी आप इंक्वायरी कमीशन नहीं सेटअप करेंगे स्टेट मिनिस्टर के खिलाफ जब तक कि पार्लियामेंट डिमांड ना करे सीधे तौर पे। इन्होंने क्या कहा कि सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स शुड बी लेवाइड बाय द सेंटर एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर स्ट्रिक्टली लिमिटेड पीरियड। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो सरचार्ज इनकम टैक्स पे लेती है ना सेंटर, उसको नहीं लेना चाहिए, केवल कुछ ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए और कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही इसको लेना चाहिए। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि द प्रेजेंट डिवीजन जो है ना फाइनेंस कमीशन का, जो प्रेजेंट डिवीजन है फंक्शन का बिटवीन फाइनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन, वो रिजनेबल है, ठीक है, और इसे कंटिन्यू भी रहना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भैया स्टेप लीजिए, ठीक, ताकि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जा सके। 3 लैंग्वेज फार्मूला कि भैया एक रीजनल लैंग्वेज रख लीजिए, एक अदर लैंग्वेज रख लीजिए और एक हिंदी बोला था ऐसा। ठीक, नो ऑटोनॉमी फॉर रेडियो एंड टेलीविजन बट डिसेंट्रलाइज इन देयर ऑपरेशन। इन्होंने क्या कहा कि जो रेडियो टेलीविजन है ना उसके ऊपर ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए, इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए।
नो चेंज इन द रोल ऑफ राज्यसभा एंड सेंट्रल पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। जो रूल राज्यसभा का जो रूल है ना, उसके पावर में कोई चेंज नहीं करना चाहिए, और जो स्टेट जो सेंटर है ना, वो स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकता है अंडर आर्टिकल 3, उसमें के भी पावर में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। द कमीशन ऑफ फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी शुड बी एक्टिवेटेड। इन्होंने क्या कहा कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वाली जो कमीशन है ना, उसको एक्टिवेट करना चाहिए। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली 180 247 रिकमेंडेशन इन्होंने दिए थे, जिनमें 180 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। ठीक, 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश होता है। ठीक, अब बात करते हैं पंछी कमीशन की, इसने क्या रिकमेंडेशन दिए। अब देखो, ये सेकंड कमीशन था सेंटर स्टेट रिलेशन पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप हुआ था इन 2007 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन पुंछी फ्रॉम फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ये थे। ठीक है, इसको क्या बोला गया कि भैया आप जो सेंटर स्टेट रिलेशन में जो इशू चल रहे हैं ना, उसको एक बार देखो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि भैया जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज हुए हैं आफ्टर सरकारिया कमीशन, उसको ध्यान में रख के आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन को फर्दर स्मूथ करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दो। ठीक है, ठीक, तो जो पिछले दो डिकेट्स में चेंज हुए हैं आफ्टर सरकारिया कमीशंस, उसी के बेसिस पे आप उसको पढ़ के आप हमें कुछ रिकमेंडेशन दो। ठीक है, कमीशन ने 2010 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। ठीक है, इसने 1456 पेजेस की रिपोर्ट बनाई, 7 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया। ठीक है, इसने कहीं ना कहीं सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट से काफ़ी हेल्प लिया, और NCRWC की जो रिपोर्ट होती है उसका भी हेल्प लिया, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट का भी हेल्प लिया। ठीक, हाउएवर इन नंबर ऑफ एरिया द कमीशन रिपोर्ट डिफरेंट फ्रॉम द सरकारिया, लेकिन फिर भी इसके जो रिकमेंडेशन थे ना, वो सरकारिया कमीशन से काफ़ी अलग थे बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, आफ्टर एग्जामिनिंग द लेंथ the issue raised in term of reference and related aspect in all their views and says the commission came to the conclusion that cooperative federalism will be the key for sustaining India's unity। देखो, इन्होंने क्या कहा कि भैया जो cooperative federalism है ना, वो कहीं ना कहीं एक की तरह रोल प्ले करता है, जिससे कि यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेन किया जा सके। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दस मे हैव टू एक्ट एज अ पॉलिटिकल गाइड फॉर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इन्होंने 310 रिकमेंडेशन लगभग दिए। ठीक है, सेवरल सिग्निफिकेंट एरिया को इन्होंने टच किया जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में काम करते हैं। ठीक, अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि टू फैसिलिटेट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ on list 3 subject, it is necessary that some broad agreement is reached between union and state before introducing legislation in parliament on a matter in concurrent list। देखो, जो लिस्ट नंबर 3 है ना, अंडर 7 शेड्यूल कॉन्करेंट लिस्ट की बात हुई कि देखो इन्होंने क्या कहा कि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ कॉन्करेंट लिस्ट पे बनाता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले एक कंसेंसस, एक एग्रीमेंट होना चाहिए यूनियन और स्टेट को लेके, यूनियन और स्टेट को उस पर एक एग्रीमेंट करना चाहिए। ठीक है, बिफोर मेकिंग एनी लॉ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट इन द पार्लियामेंट। ओके, इन्होंने क्या कहा कि यूनियन शुड बी एक्सट्रीमली रिस्ट्रेन्ड इन असर्टिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन मैटर ऑफ असाइनिंग टू द स्टेट। ठीक है, कि यूनियन जो है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रेन होना चाहिए। किस मैटर में? जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है ना, उसको लेके स्टेट सब्जेक्ट पे, कि जो पार्लियामेंट खुद को जैसे कुछ सब्जेक्ट है ना, कि अगर पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट पे बना दिया तो पार्लियामेंट के जो एक्ट होंगे उसे सुप्रीम माना जाएगा, तो उस पावर को कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन, उसको कम करना चाहिए। ठीक, जो स्टेट है उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और देना चाहिए, जो स्टेट लिस्ट हैं उन पे। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र आइटम है कॉन्करेंट लिस्ट पे, उनके ऊपर। ठीक, इन्होंने ये भी कहा कि यूनियन को जो कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट है ना, और जिनका कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसके कुछ ही मैटर पे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब इसने कहा कि जो कॉन्करेंट लिस्ट पे मैटर है ना, उस पर सभी पे सुप्रीमेसी नहीं दिखाना चाहिए पार्लियामेंट को बस उन्हीं मैटर को कंसीडर करना चाहिए, और कॉन्करेंट लिस्ट के उन्हीं मैटर पे एक्ट बनाने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करें
ठीक है, और जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ठीक। देयर शुड बी अ कंटिन्यूइंग अर्टिंग रूल फॉर द इंटर स्टेट काउंसिल इन द मैनेजमेंट ऑफ मैटर इन कॉन्फ्रेंस और ओवरलैपिंग, ठीक, ओवरलैपिंग जुडिक्शंस। इन्होंने जो अर्टिंग रूल था ना इंटर स्टेट काउंसिल का, कॉन्करेंटिस्ट एंड ओवरलैपिंग जुडिक्शन को, उसको कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, ठीक। द पीरियड ऑफ 6 months प्रिस्क्राइब इन आर्टिकल 201 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्ट व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द प्रेसिडेंट कैन बी मेड एप्लीकेबल फॉर द प्रेसिडेंट आल्सो टू डिसाइड ऑन असाइटिंग। देखो पहले क्या था कि जो 6 month आर्टिकल 201 में 6 month का पीरियड था, स्टेट लेजिस्लेचर को 6 month का पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया था कि जब बिल जो है प्रेसिडेंट रिटर्न करेगा, ठीक, तो जो 6 month का पीरियड था कि उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर उस पर एक्ट करेगा, ठीक है, कि द पीरियड ऑफ 6 month प्रिस्क्राइब इन आर्टिकल 201 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्ट व्हेन द बिल इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ने बिल रिटर्न किया, उसके बाद 6 month एक टाइम था कि उसके बाद जो है आर्टिकल 201 में मेंशन था, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर उस पर एक्ट करेगा, ठीक। बस इसको आप इतना ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं इसने जो है एक टाइम लिमिट लगाई कि जो प्रेसिडेंट टाइम लिमिट लगाने की कोशिश की, जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन भाई टाइम बाउंडेड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। जो अपना असेंट विदहोल्ड कर रहा है उसको भी एक टाइम बाउंड मैनर में करना चाहिए, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट टाइम के लिए रख ले रहा है अपने पास, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कुछ टाइम लिमिट जो थी उसकी इसने बात की, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एंट्री 14 लिस्ट 1, ठीक है। पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एंट्री 14 ऑफ लिस्ट 1, जो लिस्ट 1 है ना उसके एंट्री 14 पे पार्लियामेंट को कानून बनना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, देखो पार्लियामेंट शुड मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एंट्री 14 ऑफ लिस्ट 1 treaty making and implementing it through parliament legislation to streamline the procedure involved. The exercise of the power obviously cannot be absolute and uncertain in view of the federal structure of legislative and executive power, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ना और जो इसका इम्प्लीकेशन है स्टेट फाइनेंस के ऊपर, जो किसी ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स के थ्रू अराइज होता है, वो कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन का जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन स्टेट फाइनेंस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट शुड बी परमानेंट टर्म ऑफ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक। वाइल सेलेक्टिंग गवर्नर, देखो गवर्नर को सिलेक्ट करने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखने चाहिए, जो कि सरकार या कमीशन ने भी रिकमेंड किया था, ठीक है। जैसे क्या रिकमेंड किया था कि भैया वो किसी लाइफ के किसी ना किसी फील्ड में मतलब अच्छा होना चाहिए, इमिनेंट आदमी होना चाहिए, ठीक है, मतलब किसी भी एरिया जिस भी एरिया से हो वो अपने आप में अच्छा उस एरिया में रहा हो, ठीक है, कुछ उसके पास क्वालिटी हो कुल मिला के, ठीक। ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड स्टेट्स के बाहर का ही आदमी हो, ठीक। और ये कहीं ना कहीं एक डिटेल्ड फिगर होना चाहिए कि मतलब वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहा हो, नहीं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बायसनेस होगी। जो गवर्नर है ना वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इसने पार्ट ना लिया हो, ठीक है, और स्पेशली रिसेंट कुछ पास्ट ईयर में, ठीक है। गवर्नर शुड बी गिवन अ फिक्स टेन्योर ऑफ, देखो इन्होंने क्या कहा कि भैया जो गवर्नर उसको फिक्स टेन्योर दो 5 years का, और उसका जो रिन्यूअल है ना वो जब भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ना कर पाए। द प्रोसीजर लेट डाउन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मुतंदिस कैन बी मेड एप्लीकेबल। देखो जो प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ना वो गवर्नर के लिए भी कर देना चाहिए, ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया। उसके बाद जो आर्टिकल 163 है ना वो जो डिस्क्रिशनरी पावर देता है गवर्नर को वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के, ठीक। In fact, the area of the exercise of discretion is limited, and even in this limited area, his or her choice of action should not be arbitrary or fanciful. इसके जो डिस्क्रिशनरी पावर वाले जो एरिया है ना उसको थोड़ा लिमिट करना चाहिए, और उस लिमिटेड एरिया में भी वो ऐसा ना हो कि आर्बिट्री या फैंसीफुल तरीके से एक्ट कर रहा हो। इट मस्ट बी चॉइस डिक्टेटेड बाय रीजन। देखो जो भी उसने डिस्क्रिशनरी मतलब डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं कुछ किसी रीजन पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, वो उसके पीछे गुड फेथ होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि वो हार्म करना चाहता हो स्टेट गवर्नमेंट को। इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, गवर्नर शुड टेक द डिसीजन विद इन 6 मंथ। अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है तो गवर्नर को 6 महीने के अंदर उस पर एक्ट करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो असेंट ग्रांट करने की बात हो या फिर उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के रिजर्व करना हो। मतलब एक लिमिटेड टाइम बाउंड मैनर्स की कहीं ना कहीं बात की है गवर्नर के एक्शन को लेके, ठीक। ऑन द क्वेश्चन ऑफ गवर्नर्स रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन द केस ऑफ एन हंग असेंबली, इट इज नेसेसरी टू ले डाउन सर्टेन क्लियर गाइडलाइन। देखो जो हंग असेंबली हो गई तो चीफ मिनिस्टर खुद से अपने डिस्क्रिप्शन से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। तो उसके लिए भी इन्होंने क्या कहा कि एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फैंसीफुल मैनर्स में किसी पॉलिटिकल विल के तहत वो गवर्नर एक्ट कर रहा है, ठीक। इन्होंने इसके अंदर क्या कहा कि द पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी विच कमांड द वाइडेस्ट सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी कॉल्ड अपॉन टू फॉर्म। जो पार्टी उसके बाद मतलब हंग असेंबली हो गई, उसके बाद जो पार्टी की मेजोरिटी हो या जो कोलिजन वाली गवर्नमेंट बनाना चाहता हो, ठीक है, उसको ही मौका देना चाहिए गवर्नर के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म करने का, ठीक है, ऐसा नहीं किसी और को अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से। इफ देयर इज ए प्री पोल अलायंस और देखो अगर इलेक्शन से पहले कोई अलायंस या कोलिजन बना है, ठीक है, तो उसे एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और अगर ये कोलिजन मेजोरिटी हासिल करती है तो इस कोलिजन का जो लीडर है उसे गवर्नर को कहीं ना कहीं गवर्नर को उसे जो गवर्नमेंट है ना उसका हेड बनाना चाहिए, ठीक। इन केस ऑफ नो पार्टी, देखो अगर प्री पोल इलेक्शन से पहले कोई अगर पार्टी कोलिजन नहीं बनाती है तो चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट जो प्रेफरेंस है ना उसी हिसाब से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा गवर्नर, ठीक। अब देखो एक ग्रुप ऑफ पार्टीज विच आर प्री पोल अलायंस कमांडिंग द लार्जेस्ट, देखो अगर जो ग्रुप ऑफ पार्टी प्री पोल जो अलायंस से पहले जो ग्रुप ऑफ पार्टी बनी थी, ठीक है, उसने अगर जिसने लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट हासिल किया हो उसमें उसको चीफ मिनिस्टर बनाओ, ठीक है। द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इज टेकिंग ए क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट, जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है ना आफ्टर द इलेक्शन उसको गवर्नमेंट बनाने का मौका दो विद द सपोर्ट्स ऑफ अदर्स, ठीक। ए पोस्ट इलेक्टोरल करीजन विल विद ऑल पार्टनर्स ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। देखो यार अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है लेंदी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वंशी कमीशन इग्नोर करो आप, ठीक है, कोई नहीं याद कर सकता। तो बस इतना ही था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। देखो मैं लाइन टू लाइन पढ़ा तो देता बट यार एक्चुअली ये है ना कि बहुत बेग है और बहुत बकवास टाइप का कुछ चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक। कुछ जनरल प्रोविजन है कि क्या क्या रिकमेंड किया कि भैया गवर्नर का रूल थोड़ा इम्पार्शियल कर दो, सारे जो रिकमेंडेशन आप उसमें सब में लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि भैया जो गवर्नर है ना उसके रूल को थोड़ा लिमिट करना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश करना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल को थोड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए, ऐसा नहीं आर्बिट्री रूप से लगा दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ मैटर हैं जैसे कॉन्करेंट लिस्ट वाले मैटर हैं, ठीक है, उस पर जो एक्सेसिव पावर है, रेजिडरी पावर जो सेंटर के पास है उसके ऊपर, तो इन्हीं को कहीं ना कहीं इन्होंने एक फेडरल सेटअप में सेटअप करने की कोशिश की है कि ये जो पावर है वो स्टेट को भी दिए जाएं, ऐसा ना हो कि जो यूनियन है वो आर्बिट्री रूप से एक्ट कर रही है, ठीक है, कुछ भी कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस ये अगर क्वेश्चन आ भी जाता है ना कि हाँ ऐसा ऐसा रिकमेंडेशन, तो आप एक कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, आप इतना रट नहीं सकते, ये रियलिटी है, ठीक है। बस इतना जितना इसमें इंपॉर्टेंट था हमने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 245 क्या बोलता है कि एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, किस हद तक जो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर है वो ला बना सकता है जो उस लिस्ट में। आर्टिकल 246 कौन से सब्जेक्ट मैटर पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ला बना सकता है। आर्टिकल 246 है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड एंड सर्विस टैक्स, 246 है गुड एंड सर्विस टैक्स के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। 247 पावर देता है पार्लियामेंट को ताकि वो कुछ सर्टेन एडिशनल कोर्ट इस्टेब्लिश कर सके। 248 रेजिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, 248 याद रखेंगे, रेजिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन वेस्टेड इन सेंटर। 249 इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट को कुछ अधिकार है ना कि स्टेट लिस्ट के कुछ मैटर पे कानून खुद से बना सकता है इन नेशनल इंटरेस्ट। 249 ठीक है, लेजिस्लेशन की बात है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। 250 पावर देता है पार्लियामेंट को कि भैया स्टेट लिस्ट पे भी वो लेजिस्लेशन बना सकता है
अगर कोई इमरजेंसी ऑपरेशन में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 251 इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 250 एंड लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी अगर होती है, अगर पार्लियामेंट ने भी जो लॉ बनाया अंडर आर्टिकल 249 250 एंड स्टेट लेजिस्लेचर भी जिसने जो लॉ बनाया है, अगर इन दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है तो उसको डील करने के लिए आर्टिकल 251 है, ठीक। 252 बेसिकली डील करता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट। देखो, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए पार्लियामेंट कोई लॉ इनैक्ट कर सकता है, ठीक है, और जो दूसरे अगर स्टेट हैं उसके अलावा वो भी अडॉप्ट करना चाहें तो रेजोल्यूशन पास करके अडॉप्ट कर सकते हैं अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। आर्टिकल 252 से डील होगा। 253 कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट करने के लिए अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 254 अगर इनकंसिस्टेंसी होती है किसके बीच में, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, उसको डील करने के लिए, ठीक है। तो 255 क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशन एंड प्रीवियस सैंक्शन रिगार्ड टू मैटर ऑफ प्रोसीजर नहीं इंपॉर्टेंट है। 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियंस नहीं इंपॉर्टेंट। 257 कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द स्टेट इन सर्टेन केस नहीं इंपॉर्टेंट है। 257 है असिस्टेंस टू स्टेट बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस और अदर फोर्सेस ऑफ द यूनियन रिपील हो गया, नहीं इंपॉर्टेंट है। 258 पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर ऑन स्टेट इन सर्टेन केसेस 258 नहीं इंपॉर्टेंट। 258 है पावर ऑफ स्टेट टू इंटरेस्ट फंक्शन टू द यूनियन, अगर स्टेट चाहे तो कुछ फंक्शन जो यूनियन को दे सकता है, ठीक, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 259 रिपीट हो चुका है। 260 जुडिक्शन ऑफ यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड ऑफ इंडिया, यूनियन की जो जुडिक्शन है जो भारत से बाहर की टेरिटरी है उसके ऊपर 260 डील करता है। 263 इंटर स्टेट काउंसिल से डील करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को डील करने के लिए आर्टिकल 262 है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये इतने आर्टिकल थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब देखो कुछ आर्टिकल हैं, ठीक है, और भी हैं जिनमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि 268 वो टैक्सेस से डील करता है, ठीक है, जिसे सेंटर लगाएगा बट कलेक्ट और दिया किसे जाएगा, स्टेट को। ये 268 है, रिपील हो गया, नहीं इंपॉर्टेंट है। 269 डील करता है कि वो टैक्स जिसे सेंटर लगाएगा और कलेक्ट भी करेगा लेकिन उस स्टेट को दिए जाएंगे, ठीक। 269 है जीएसटी से डील करता है, इंटर स्टेट कॉमर्स एंड ट्रेड होगा तो उसको जीएसटी का कलेक्शन उससे डील करता है। 270 जो टैक्स है लगाया और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यूनियन स्टेट, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है। 271 72 रिपील हो गया है, ठीक है। 273 ग्रांट इन लिeu एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट इन सर्टेन स्टेट, असम, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा वाले, ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट 275 के अंदर आता है, ठीक। उसके बाद 280 फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है। 279 है गुड एंड सर्विस जीएसटी काउंसिल, ठीक। उसके बाद 283 नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बस इतने जो आर्टिकल थे वो इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ये जो 15 नंबर का चैप्टर था ये भी एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, देखो ये सब जो टॉपिक है ना वेटेज नहीं रखते हैं, ठीक है ना, मेंस में बहुत ज़्यादा है। कुछ रिकमेंडेशन है जो आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे तो उसको आप कहीं भी सर्च करके इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक, क्योंकि रियलिटी यही है यार कि पढ़ आप कितनी भी किताब से ले लो, जब इसके एप्लीकेशन की बात आएगी ना तो आपको कहीं ना कहीं जब तक आप कई बार मेंस आंसर राइटिंग करोगे नहीं, कितना भी आपको याद रहे आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, ठीक। तो जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 16 इंटर स्टेट रिलेशन की हम बात करेंगे, ठीक। ये चैप्टर अगर हम देखें तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।